हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेतु। मैं हूं राजीव मौर्य। दोस्तों, हम लोग भारत का प्राचीन इतिहास जो कि रामशरण शर्मा के द्वारा लिखी गई ओल्ड एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम की बुक है, इसको लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण युग। तो ताम्रपाषाण युग का इससे पहले 2 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। आज है 3rd लेक्चर, तो पार्ट 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम लोग समझेंगे ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगले वाले क्षेत्रों को छोड़ प्रायः देश भर में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में भी जलाशय के किनारे किनारे कई ताम्रपाषाण बस्तियां मिली हैं। कहने के मतलब ये है कि देश भर में ताम्रपाषाण बस्तियां पाई गई है, केवल कहाँ छोड़ के, जलोढ़ मिट्टी वाले स्थान और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़ के। लेकिन जलोढ़ मिट्टी में भी कहाँ पे मिली हैं? जलाशय के किनारे किनारे मिली हैं। आगे समझते हैं। पर सामान्यतः ताम्रपाषाणिक लोगों ने अधिकतर नदी के तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए। देखिए, पहाड़ियों से कम दूरी पे गांव बसाना उनके लिए मजबूरी था, क्योंकि पत्थर उनके लिए आवश्यक था, उससे ही औजार बनाते थे। तो इसलिए पहाड़ियों से बहुत ज़्यादा दूर नहीं वो बसते थे। फिर कह रहा कि जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थरों के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के भी कुछ औजारों का प्रयोग करते हैं। तो इससे पहले हम लोग वीडियो में देख चुके हैं कि वो लोग सूक्ष्म पाषाण यानी छोटे छोटे पत्थर के औजार यूज करते थे और साथ में तांबे का भी यूज करते थे वो लोग। आगे है, पर मध्य गंगा क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति में तांबे के औजार बहुत कम मिलते हैं। पश्चिमी भारत और मध्य भारत की संस्कृतियों में वे अधिक मिलते हैं। तो देखिए, ये कह रहा है कि जो मध्य गंगा वाले क्षेत्र है, वहाँ पे ताम्रपाषाण की संस्कृति में तांबे का औजार कम मिलते हैं। लेकिन पश्चिमी भारत वाले में और मध्य भारत वाले में क्या है कि तांबे के औजार ज़्यादा मिलते हैं। फिर कह रहा है कि लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। चाक पे कैसा मृदभांड बनाते थे? वो काले या लाल मृदभांड बनाते थे। फिर कह रहा कि जान पड़ता है कि इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। तो तांबे को पिघला के वो उसके तरह तरह के वस्तुएं बनाते थे। आगे समझते हैं। फिर कह रहा कि उनके विकास की प्राक कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मृदभांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वे ही हैं। कौन लोग? ताम्रपाषाण के लोग। फिर कह रहा कि वे पकाने, खाने पीने और सामान रखने के लिए इन भांडों का प्रयोग करते थे। वे लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। तो ये सब ताम्रपाषाण युग के लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो लोग खाने पीने और सामान रखने के लिए मृदभांड का प्रयोग करते थे और लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। ये मृदभांड देखिए, ये फिगर जो लगा यही मृदभांड है। फिर देखिए आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से मतलब निश्चित रूप से, अलक्षित रूप से ही ताम्रपाषाण अवस्था में परिणित हो गई। अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाणीय ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया, क्योंकि वो नवपाषाण वाले पहले थे, उसके बाद फिर ये ताम्रपाषाण संस्कृति में चले गए। तो इसलिए इनका नाम नवपाषाणीय ताम्रपाषाण संस्कृति दे दिया गया। फिर कह रहा है कि अन्य भागों में, विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग बाहर से आकर बसे प्रतीत होते हैं। लेकिन देखिए, पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में क्या कह रहे हैं कि वहाँ ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग बाहर से आके बसे थे, वो लोग नवपाषाण से परिवर्तित होकर नहीं आए थे। फिर आगे कह रहा, उनकी सबसे पुरानी बस्तियाँ संभवतः मालवा और मध्य भारत में थी, जैसे कायथा और एरड़ की बस्तियाँ। कायथा और एरड़ कहाँ थी? राजस्थान में कायथा और एरड़ की बस्तियाँ। फिर कह रहा कि पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियाँ बाद की मालूम होती हैं और बिहार तथा पश्चिम बंगाल की बस्तियां तो और भी बाद की मालूम होती है। तो सबसे पुरानी बस्ती कौन सी है? मालवा और मध्य भारत की। फिर कह रहे कि पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां वो उसके बाद की हैं, और फिर बिहार और पश्चिम बंगाल की और उसके भी बाद की हैं। तो सबसे पुरानी बस्तियां कहाँ की हैं? मालवा और मध्य भारत की। आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम
ताम्रपाषाण जनों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए और वे नवपाषाण जनों के बारे में जितना ज्ञात है उससे कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए, सबसे पहले ताम्रपाषाण वालों ने ही क्या किया, प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। उसके बाद कह रहा है कि जितना हम लोग अभी तक नवपाषाण वालों के बारे में जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा ताम्रपाषाण वाले अनाज उपजाते थे। उसके बाद कह रहा है कि विशेषकर वे पश्चिमी भारत में जौ, गेहूँ और मूंग तथा दक्षिण और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे। तो दक्षिण और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे और पश्चिमी भारत में जौ और गेहूं उपजाते थे। आगे कह रहा है कि वे अन्न के साथ साथ मछली भी खाते थे, मतलब अनाज के साथ साथ वे मछली भी खाते थे, मछली भात खाते थे वो लोग। फिर कह रहा है कि पश्चिम भारत में पशुओं का मांस अधिक चलता था, पर पूर्वी भारत में भोजन में मछली और भात का प्रभुत्व स्थान रखता था। भात मतलब पका हुआ चावल। तो देखिए, जो पूर्वी भारत के लोग थे वो क्या करते थे, मछली चावल ज़्यादा खाते थे, लेकिन पश्चिमी भारत के जो लोग थे वो पशु का मांस ज़्यादा खाते थे, यानी मीट ज़्यादा खाते थे। फिर कह रहा है पश्चिमी महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बस्तियों के और भी अवशेष मिले हैं। तो बस्तियों के और भी ज़्यादा अवशेष मिले हैं पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। आगे कह रहा कि मध्य प्रदेश में कायथा और एरड़ की ओर, पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। तो कायथा और एरड़ की जो इनाम गांव की बस्तियां है वो कैसा है, किलाबंद है। फिर कह रहा है इसके विपरीत पूर्वी भारत के चिरौंद और पांडुराजार ढीबी की संरचना के अवशेष कम हैं, उनसे सिर्फ खंभों, खाइयों और गोलाकार घरों की जानकारी मिलती है। तो ये पूर्वी भारत के बारे में कह रहा है, जो वहाँ के चिरौंद और पांडुराजार ढीबी एक स्थान है, वहाँ की संरचना का अवशेष कम है और उनसे सिर्फ खंभों, खाइयों और गोलाकार घरों की जानकारी मिलती है। फिर आगे कह रहे हैं कि 100 संस्कार विधियाँ भिन्न थी, यानी उनके जो मृतक थे उनके 100 संस्कार विधियाँ भिन्न थी। कैसे भिन्न थी, देखिए कह रहा है कि महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण सीध में रखा जाता था। तो महाराष्ट्र की बात हो रही, यहाँ पे मृतक को उत्तर दक्षिण सीध में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम सीध में रखा जाता था। यानी जो लाश रखा जाता था, उनके 100 रखे जाते थे, उसकी दिशा क्या क्या थी, महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण और दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम। उसके बाद कह रहा है कि पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। देखिए, संपूर्ण समाधान और आंशिक समाधान को समझते हैं। संपूर्ण समाधान का मतलब है कि देखिए, जो 100 रहते थे उसको पूरी तरीके से ज़मीन में गाड़ देते थे, और आंशिक समाधान में क्या होता था, 100 कुछ दिन तक पहले बाहर ही आंशिक रूप से नष्ट हो जाता था, उसके बाद उसको दफना देते थे। और एक होता है कलश समाधान। कलश समाधान में क्या होता है कि मृतक को जला के उनकी राख को कलश में रख कर फिर दफना दिया जाता है। तो 3 तरह के समाधान याद रखिएगा, पहला संपूर्ण समाधान, दूसरा आंशिक समाधान, तीसरा कलश समाधान। फिर आगे समझते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे ताम्रपाषाण संस्कृतियों की दुर्बलताएं, यानी ताम्रपाषाण संस्कृति में क्या क्या कमियां थीं। तो कह रहा है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी यानी भेड़ बकरे पालते थे और उन्हें अपने आंगन में ही बांध कर रखते थे। शायद वे पशु मांस के लिए करते थे, वो लोग क्या करते थे, इसको केवल पशु मांस के लिए पालते थे। दूध पीने के लिए या घी आदि बनाने के लिए उनको दूहते नहीं थे। अब देखिए, इसको समझिए कि कह रहा कि ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे, वो जो मवेशी भेड़ बकरे पालते थे, यानी भेड़ बकरे जो पालते थे, उनको क्या केवल वो अपने आंगन में बांध कर रखते थे और उनको मांस के लिए केवल यूज करते थे, बस मांस के लिए यूज करते थे। दूध और घी के लिए उनको नहीं यूज करते थे, यानी दूध उनका नहीं निकालते, तो दूध नहीं दूहते थे। तो इस तरह से क्या होगा कि देखिए, भेड़ बकरे का पूरा यूज वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, बस केवल क्या करते थे, मांस की तरह उसको खाते थे बस। आगे समझते हैं। फिर आगे कह रहा है कि कई जनजातियों के लोग जैसे बस्तर के गोंड मानते हैं कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए है, इसलिए वे उसे दूहते नहीं थे। तो देखिए, कुछ जनजाति का मानना था कि जो पशु का उनका जो दूध होता है वो केवल उनके बच्चों के लिए है, इसीलिए उसका दूध वो लोग दूहते नहीं थे। कहाँ के लोग, जैसे बस्तर के गोंड के लोग, एग्जाम्पल के तौर पे बताया है।
फिर उसके बाद कह रहा है कि इस कारण ताम्र पाषाण युग के लोग पशुओं से पूरा फायदा नहीं उठा सके और ताम्र पाषाण युग के जो लोग मध्य और पश्चिमी भारत के काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे गहन या विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए। अब देखिए खेती के बारे में भी कह रहा है कि जो लोग पश्चिम भारत के काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे वो लोग उस मिट्टी का अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाते थे, यानी उसका गहन या विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए। तो ये भी एक कमी है कि वो लोग ठीक से कृषि नहीं कर पाते थे, ज़मीन का पूरा यूज नहीं कर पाते थे। अगला देखते हैं। फिर कह रहा है कि ताम्र पाषाण स्थलों में न हल और न फावड़ा, फावड़ा को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हो, ना तो हल मिला ना ही फावड़ा पाया गया। वे अपने ज़मीन खोदने वाले डंडे जिसको कहते हैं डिगिंग स्टिक कहते हैं में पत्थर का छिद्रित चक्का दबाव के लिए लटका देते थे और इससे केवल झूम खेती कर पाते थे। झूम खेती क्या होता है इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए क्या होता है कि जो मवेशियों के गोबर होते थे, गाय भैंस के, इनके गोबर को इकट्ठा करके जला दिया जाता था एक स्थान पे और पेड़ पौधे के जो अवशेष रहते थे उनको जला के वहाँ ढेर सारा राख कर दिया जाता था। फिर राख के ऊपर जो खेती होता है उसे ही कहते हैं झूम खेती। क्यों? क्योंकि उनके पास देखिए जो हल और फावड़ा था नहीं तो मिट्टी को वो सही से खोद नहीं पाते थे। और राख क्या होता है, राख मुलायम होता है तो उसके ऊपर वो लोग जो एक खोदने वाला डंडा था जिसको डिगिंग स्टिक कहते हैं उससे आराम से वो लोग खोद कर झूम खेती कर लेते थे। तो उस तरह की खेती को झूम खेती कहते हैं जो राख के ऊपर होता था। फिर कह रहा है कि ऐसी खनन यष्टि से तो केवल राख में ही खेती करनी संभव थी, यानी वही राख में खेती करना यानी झूम खेती। आगे समझते हैं। कह रहा कि काली मिट्टी में गहन और व्यापक खेती करने के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक था जिनका स्थान ताम्र पाषाण संस्कृति में था ही नहीं। पूर्वी भारत में लाल मिट्टी वाले इलाकों में रहने वाले ताम्र पाषाणिक लोगों का भी यही कठिनाई थी। देखिए ताम्र पाषाण में क्या था, लोहे के बारे में लोगों को जानकारी नहीं था और तांबे के जो उपकरण होते हैं वो इतने मजबूत नहीं होते कि उनसे हल या फिर ऐसे चीज़ बनाया जा सके जिससे मजबूती से काम लिया जा सके। तो वे लोग क्या करते थे, खेती में उसका अच्छे से यूज कर नहीं पाते थे तांबा को, क्योंकि तांबा मुलायम होता है, उससे फावड़ा वगैरह बनेगा तो वो मुड़ जाएगा। तो उनको लोहे का ज्ञान था नहीं। तो वही ये कह रहा है कि इसी तरह के लाल मिट्टी वाले इलाकों में रहने वाले ताम्र पाषाणिक लोगों का भी यही कठिनाई था कि जैसे काली मिट्टी में रहने वाले लोग के कठिनाई था उसी तरह से लाल मिट्टी में रहने वाले लोग भी यही कठिनाई था। फिर आगे समझते हैं। आगे कह रहा है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के समाधानों से ताम्र पाषाण संस्कृतियों की आम दुर्बलता प्रकट होती है। देखिए बड़ी संख्या में जब बच्चों के शव मिले हैं इसके मतलब ये है कि बच्चे के मृत्यु का दर ज़्यादा था, मतलब बच्चे ज़्यादा मरते थे। इसको समझते हैं आगे किस लिए। कह रहे कि खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए भी बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची थी। क्यों थी? क्योंकि पोषाहार की कमी या चिकित्सा के ज्ञान का अभाव या महामारी का प्रकोप इसका कारण हो सकता है। कहने का मतलब देखिए जो बच्चे ज़्यादा मरते थे, मतलब बच्चों के ज़्यादा शव मिले हैं, तो उसमें क्या क्या कमियां हो सकती है। या तो पोषाहार की वजह से वो लोग मरे होंगे, या तो चिकित्सा का ज्ञान नहीं था बीमारी से मरे होंगे, या तो महामारी का प्रकोप रहा होगा। तो ये भी एक तरह से कमी है ताम्र पाषाण युग के लोगों को, क्योंकि उनको आयुर्वेदिक का ज्ञान नहीं था। फिर आगे कह रहा है कि जो भी हुआ हो ताम्र पाषाण संस्कृति का सामाजिक और आर्थिक ढांचा आयुवर्धक नहीं था। आयुवर्धक का मतलब कि वहाँ के लोग ज़्यादा नहीं जीते थे, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। तो इसका कारण क्या था कि पोषाहार की कमी थी, चिकित्सा की कमी थी, महामारी आ जाता था, उनको मेडिकल के बारे में जानकारी नहीं थी। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि ताम्र पाषाण संस्कृति तत्वतः ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। इसके जीवन की सारी अवधि में तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा और धातु के रूप में तांबा कुछ सीमित ही काम दे सकता था। तो देखिए ताम्र पाषाण संस्कृति के बारे में कह रहा है कि पहले तो ये लोग क्या थे, ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही रह गए थे, मतलब ये लोग ग्रामीण ही रह गए थे, नगरी में नहीं गए थे। फिर दूसरा चीज़ ये कह रहा है कि तांबा भी उनके पास सीमित मात्रा में था, लेकिन और एक बात ये भी है कि तांबे का अच्छे से प्रयोग नहीं किया जा सक रहा था, क्योंकि मजबूती वाले काम में तांबे का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा है यूँ भी तांबे का बना औजार लचीला होता था। लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे। देखिए जो हड़प्पा के सभ्यता के लोग थे वो लोग तांबा में टिन मिला के कांसा बनाना जानते थे, इसलिए उनको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं।
तो कांसा जो होता है वो तांबे से ज़्यादा मजबूत होता है, तो उससे क्या होता है कि वो लोग हल बना के खेती कर लिया करते थे। तो इसलिए क्या है वो लोग ज़्यादा डेवलप हो गए थे। कौन से? हड़प्पा सभ्यता के लोग। लेकिन जो ताम्र पसाड़ के लोग थे ऐसा नहीं कर सक रहे थे। फिर आगे कह रहा है कि जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता है। किसकी बात कर रहे हैं? कांसा की बात कर रहे हैं। फिर कांसे के औजारों के इस्तेमाल से क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी में भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में बड़ी सुविधा मिली। तो वही चीज़ जो मैं समझाया आपको, वही ये कह रहे हैं कि देखिए क्रीट और मिस्र और मेसोपोटामिया में कांसे का युग अच्छे से कर लेते थे और अपनी सभ्यता को लोग डेवलप किए। आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि ताम्र पसाड़ युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। कांस्य युग के लोग किसकी बात कर रहे हैं? हड़प्पा की बात कर रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? नगरवासी हो गए थे। नगरवासी कहने का मतलब ये है कि उनके रहना सहना, जीवन शैली इस तरह से था कि लगे कि हाँ एक सुव्यवस्थित ढंग से ये लोग रह रहे हैं। उनका देखिए जो घर वगैरह था इस तरह से था, एक व्यवस्थित क्रम में था, नगर की तरह जैसे सिटी में रहता है। और गांव में क्या है कि जहाँ तहाँ घर दूर दूर भी रहते हैं, मतलब कोई एक व्यवस्थित ढंग से नहीं रहता है। और रहने सहने का तरीका भी उनका सही था कि इनका नगरवासियों का, जो कांस्ययुगीन थे। और ताम्र पसाड़ीन युग के लोग जो थे वो लिखना भी नहीं जानते थे, लेकिन कांस्ययुगीन लोग लिखना जानते थे। वो अलग बात है कि हम लोग उनकी भाषा को अभी तक पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो लोग लिखना जानते थे। उनकी लेखन शैली कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। फिर आगे समझते हैं। सभ्यता के ये सभी तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र के अधिकतर भाग में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। फिर आगे कह रहा है कि अधिकांश ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ उम्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं, फिर भी ये संस्कृतियाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई ठोस फायदा नहीं उठा पाए। देखिए कहने का अर्थ ये है कि कुछ ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ जो है वो सिंधु घाटी से भले उम्र में छोटी थी, उम्र में छोटी का मतलब कि उनके बाद की थी, लेकिन फिर भी वो लोग उनसे कुछ सीख नहीं पाए या उनका कोई ख़ास फ़ायदा उनको नहीं मिला। आगे समझते हैं। देखिए अगला टॉपिक है ताम्र निधियाँ और गैरिक मृदभांड अवस्था। तो इसके बारे में समझते हैं। कह रहा कि 80 से भी अधिक ताम्र निधियाँ मतलब तांबे की वस्तुएं, ताम्र उपकरणों के जखीरे या तांबे की वस्तुएं, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड्डग, हापुड़, शूल, आदमी जैसी मूर्तें, तो ये सब चीज़ें मिली हैं। उसके बाद कह रहा है कि पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई। कौन सी? ये सब चीज़ें जो मिली हैं, यानी ताम्र पाषाण युग के लोग। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ताम्र पाषाण की वस्तुएं मिली हैं, और वो भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश के गुंगेरिया। कितना है? 424 तांबे का औजार है और 102 चांदी के पतले पत्थरे हैं। उसके बाद कह रहा है कि लेकिन इन ताम्र निधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। गंगा यमुना दोआब का मतलब गंगा और यमुना के बीच का जो एरिया होता है उसको गंगा यमुना दोआब कहते हैं। तो गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। अन्य क्षेत्रों में जहाँ तहाँ तांबे के हापुड़, दुसिंगी तलवार और मानव मूर्तियाँ मिलती हैं। ये सब जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हुए इलाके में मिलते हैं। आगे समझते हैं। फिर कह रहा कि ये शिल्प वस्तुएं कई तरह के काम में देती थी। ये केवल मछली पकड़ने या शिकार करने या लड़ाई करने के लिए ही नहीं, बल्कि शिल्पकर्म और कृषि कर्म, शिल्पकर्म का मतलब पत्थर के सामान बनाने। फिर कह रहा कि इन उपकरणों से, यहाँ से होगा, इन उपकरणों से यह स्वतः सिद्ध होता है कि तांबे के कारीगरों को अच्छी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और वे वस्तुएं खाना बदोश लोगों या आदिम कारीगरों की कृति नहीं हो सकती। तो देखिए कहने का अर्थ ये है कि जो तांबे के कारीगर थे उनको अच्छी नॉलेज थी, उनको अच्छी टेक्निकल नॉलेज थी। और ये भी कह रहा है कि ये लोग खाना बदोश और आदिम मतलब आदि मानव, तो खाना बदोश या आदि मानव लोग नहीं थे। किसके बारे में कह रहा है? जो कारीगर थे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी थी, लेकिन खाना बदोशी लोगों के पास इस तरह की जानकारी नहीं थी। उनका काम बस ये था किसी तरह से पेट भर के गुजारा करना था।
आगे समझते हैं। फिर कह रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों में की गई खुदाई में इनमें से कुछ वस्तुएं गैरिक मृदभांडों और कच्ची मिट्टी के घर द्वारों के साथ मिली हैं। एक स्थान में कहीं कहीं पकी ईंट के टुकड़े भी पाए गए हैं। खुदाई में पत्थर के औजार भी मिले हैं। ये कहाँ की बात हो रहा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रहा। तो इसमें क्या क्या मिला है? एक तो गैरिक मृदभांड मिला है और कच्ची मिट्टी के घर द्वार मिले हैं और उसके बाद कहीं कहीं पकी ईंटें के टुकड़े मिले हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आगे समझते हैं। कह रहा कि इन बातों से यह प्रकट होता है कि ताम्र निधियों में पत्थर के औजार के साथ मिले तांबे के उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग स्थायी जीवन बिताने वाले थे और ताम्र पाषाण कृषकों शिल्पियों में थे जो दोआब के बड़े भाग में सबसे पहले बसे। तो ये कह रहे हैं कि जो वो सब वस्तुएं मिली, इनसे ये सिद्ध होता है कि वो लोग स्थायी तौर पे रहने लगे थे और गंगा यमुना के जो दोआब है वहाँ पे सबसे पहले बसे थे। कौन लोग? ताम्र पाषाण के जो कृषक लोग थे, यानी ताम्र पाषाण में जो किसान लोग थे उनकी बात कर रहा। वो लोग गंगा यमुना दोआब में सबसे पहले बसे थे। फिर कह रहा अधिकांश गैरिक मृदभांड स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं, लेकिन छिटपुट ताम्र निधियाँ बिहार और अन्य प्रदेशों के पठार क्षेत्रों में मिली हैं। बहुत से ताम्र सेल्ट राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल में भी पाए गए हैं। फिर कह रहा गैरिक मृदभांड संस्कृति का काल वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व और 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। देखिए इसको समझिए। ये कह रहे कि अधिकांश जो है गैरिक मृदभांड स्थल दोआब में ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं। फिर कह रहे कि छिटपुट ताम्र निधियाँ बिहार और अन्य प्रदेश में भी मिली हैं। उसके बाद कह रहा है कि बहुत से ताम्र सेल्ट राजस्थान के क्षेत्रीय अंचल में भी पाए गए हैं। फिर देखिए गैरिक मृदभांड संस्कृति कह रहा है। देखिए होता क्या है कि जो वस्तुएं मिली हैं उसमें जो मृदभांड मिले हैं वो कई तरह से मिले हैं। तो मृदभांड के आधार पे भी लोगों की संस्कृति को बांटा गया है। तो वही कह रहे हैं कि जो गैरिक मृदभांड संस्कृति काल के वैज्ञानिक तिथि निर्धारण है वो मोटे तौर पे क्या है? 2000 ईसा पूर्व और 15000 ईसा पूर्व के बीच में है। आगे समझते हैं। फिर कह रहा जब गैरिक मृदभांड बस्तियाँ समाप्त हुई उस समय से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो गैरिक मृदभांड बस्तियां थी वो जब समाप्त हुई तो उसके 1000 ईसा पूर्व तक दोआब में और कोई बस्ती नहीं बसी थी। देखिए फिर कह रहा कि हमें काले व लाल मृदभांड वाले लोगों की कुछ बस्तियों का अस्तित्व मालूम है, लेकिन उनके पास अवशेषों का जमाव इतना पतला है और पुरावस्तुएं इतनी कम हैं कि उनसे लोगों के सांस्कृतिक साधनों की कोई स्पष्ट और विशिष्ट छवि नहीं मिलती। तो देखिए गैरिक मृदभांड वालों के बारे में तो हम लोग काफ़ी जानते हैं, लेकिन जो काले व लाल मृदभांड वाले हैं इनके लिए क्या है कि इनका पुरातत्व वस्तु इतनी कम है और इनके अवशेषों का जमाव इतना पतला है कि इससे उनके स्पष्ट छवि या संस्कृति के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाता है। आगे समझते हैं। कह रहा है कि जो भी हो दोआब के ऊपरी भाग में गैरिक मृदभांड वाले लोगों के उदय के साथ ही बस्ती आरंभ होती है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया। लगभग कितना? 1.1 मीटर। देखिए होता क्या है, जब ज़मीन को हम खोदते हैं तो लेयर बाय लेयर क्या है, पूरा वस्तुएं मिलती हैं। तो वही कह रहा है कि जो पूरा वस्तुएं मिली हैं वो 1.1 मीटर मोटी है, जो कि अच्छा खासा मोटाई माना जाता है। कहाँ पे? हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर में। किसकी? गैरिक मृदभांड संस्कृति का। ठीक। उसके बाद देखिए आगे कह रहा, फिर भी प्रतीत होता है कि किसी भी स्थान पर ये बस्तियां लगभग 100 बरस से अधिक नहीं टिकी और न ये आकार में बड़ी हैं, ना तो विस्तृत क्षेत्र में फैली हैं। देखिए कह रहा कि जितने भी मिले हैं बस्तियाँ वो 100 बरस से ज़्यादा नहीं टिकी। किसी भी स्थान पे जो भी बस्तियाँ मिली हैं वो 100 बरस से अधिक नहीं टिकी, क्योंकि जो लेयर बाय लेयर मिले हैं पूरा स्थल सामग्री, उसका कार्बन डेटिंग से ये पता चला होगा कि ये लगभग 100 साल के काल के पीरियड में ही आसपास रह गए। उसके बाद फिर देखिए कह रहा कि पता नहीं कि ये बस्तियाँ क्यों और कैसे समाप्त हो गई। कहा जाता है कि एक विशाल क्षेत्र में बाढ़ आने और उसके बाद वहाँ जल जमाव हो जाने के कारण वह इलाका मानव निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया। तो इनके विलुप्त होने का कारण क्या बताया जा रहा है कि एक विशाल क्षेत्र में बाढ़ आ गया। तो बाढ़ की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे पानी का जमाव हो गया और वो जगह मानव के रहने लायक नहीं बचा और वहाँ से लोग क्या हुए, विलुप्त हो गए। फिर कह रहा है कि कुछ विद्वानों के अनुसार
गैरिक मृदभांड के गठन में जो अभी ढीलापन पाया जाता है वह दीर्घकाल तक पानी में रहने के कारण हो सकता है। देखिए, जब बाढ़ आ गया, पानी भर गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि गैरिक मृदभांड जो बनता था उसकी कमी हो गई, मतलब वो बनना बंद हो गया, या कह सकते हैं उसकी कमी हो गई। उसे कहते हैं कि ढीलापन आ गया, यानी वो फिर नहीं पाया जा रहा था। कब? जब बाढ़ आया, उसके बाद जब लोग विलुप्त हो गए, उसके बाद से गैरिक मृदभांड ठीक से नहीं पाया गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि गैरिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पाई लोगों के कनिये समसामयिक थे। कनिये मतलब कुछ छोटा, है ना, मतलब उसके लगभग। तो वही कह रहा है कि गैरिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पाई लोगों के कुछ समान थे, और वे जिस गैरिक मृदभांड वाले क्षेत्र में रहते थे वह हड़प्पाई क्षेत्र से बहुत दूर नहीं था। फिर कह रहा है कि इसलिए हम गैरिक मृदभांड वाले लोगों और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पाई लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान का अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग पास पास थे। कौन? गैरिक मृदभांड वाले और हड़प्पाई लोग तो पास पास थे, तो उनके बीच में कुछ न कुछ सामान का आदान प्रदान होता होगा, तो वही अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम लोग ताम्रपाषाण युग को पूरा पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगला है हड़प्पा संस्कृति, जिसको कांस्य युगीन नगरीकरण भी कहते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।